चलिए आज चलते हैं अपन कंपनी के वित्तीय विवरण के अंतर्गत ही चिट्ठे का प्रारूप। तो वित्तीय विवरण का मतलब सबको समझ में आ चुका है। वित्तीय विवरण यानी कंपनी जब वर्ष के अंतिम दिन या अंतिम समय में प्रत्येक वर्ष के अंत में व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए जो विवरण तैयार करती है उसको ही बोलते हैं वित्तीय विवरण। इस वित्तीय विवरण में आता है हमारा चिट्ठा, लाभ हानि विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण। तीन को शामिल किया जाता है जो हमको यहाँ पर तैयार करना है। तो सबसे पहले चलते हैं अपन चिट्ठा। तो चिट्ठा क्या है? तो चिट्ठा वह विवरण पत्र है जिसके माध्यम से उस कंपनी को यह जानकारी मिल जाता है कि हमारे वर्ष के अंत में कुल कितनी संपत्ति है और कुल कितने दायित्व है। यानी कुल वित्तीय स्थिति की जानकारी की प्राप्ति हो जाती है उस चिट्ठे के माध्यम से। किसको? कंपनी को। इसलिए जो है यहाँ पे चिट्ठा तैयार किया जाता है। और चिट्ठा क्या होता है? तो चिट्ठा एक खाता नहीं होता है बल्कि यह एक विवरण पत्र होता है। और चिट्ठा बनाते समय ध्यान देना है कि इसमें टू एवं बाई शब्द का प्रयोग नहीं होता। किसमें? चिट्ठे में। चिट्ठा में टू एवं बाई शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। ये खाता नहीं है। ये क्या है? तो चिट्ठा एक विवरण पत्र है जिसमें संपत्ति एवं दायित्वों का लेखा किया जाता है। आई बात समझ में? पहले हम लोग चिट्ठा बनाते थे तो उसमें दो पक्ष होते थे, विकलन और समकलन में। विकलन साइड होता था दायित्व और समकलन साइड होता था संपत्ति। लेकिन जब अब चिट्ठा जो हम लोग बनाएंगे इसको क्षैतिज फॉर्म में बनाना है और इसमें विवरण राशि दो कॉलम होंगे और पहले दायित्व का लेखा होगा और उसके नीचे फिर संपत्ति का लेखा किया जाएगा। इसी को बोलते हैं क्षैतिज फॉर्म। आई बात समझ में? तो देखिए जब यहाँ पर चिट्ठा बनाएंगे अपन तो चिट्ठे का प्रारूप क्या रहेगा? चिट्ठे का प्रारूप दायित्व पहले हम यहाँ पे हमको लिखना है विवरण राशि। क्या लिखना है? विवरण राशि। कॉलम रहेगा हमारा विवरण राशि और साइड में फिर लिख दोगे यहाँ पे दायित्व। साइड में क्या लिख देंगे अपन? यहाँ पर दायित्व लिख देंगे। दायित्व लिखने के बाद क्वेश्चन में जितना भी दिया रहेगा संपत्ति और दायित्व उसमें से छांट कर दायित्व को पहले हमको लिखना है, पूरा कंप्लीट करना है और उसका फिर योग लगा देना है। योग लगाने के बाद एक लाइन जगह छोड़कर फिर साइड में यहाँ पे लिखेंगे अपन विवरण कॉलम में संपत्ति। और संपत्ति लिखने के बाद जितनी भी संपत्तियां हैं सबको क्रमवार वहाँ पे लिखना है और लिखने के बाद उसका योग लगा देना है। फिर दोनों पक्षों का योग कैसा आएगा? वहाँ पे बराबर होगा। यही हमारा चिट्ठा है। समझ गए? तो चिट्ठे का प्रारूप हेडिंग दे देंगे पहले यहाँ पर, चिट्ठे का प्रारूप विवरण राशि। दो कॉलम रहेगा यहाँ पे हमारे पास, विवरण और राशि। ठीक। विवरण पक्ष में जब लिखेंगे तो पहले कौन सा आ रहा है हमारे यहाँ पर? दायित्व आ रहा है। तो दायित्व में लिखेंगे समता एवं दायित्व। समता एवं दायित्व। उसमें फिर लिखेंगे क्या क्या आएगा समता एवं दायित्व में? उसके अंतर्गत अंश पूंजी, संचय तथा आधिक्य। क्या आएगा? अंश पूंजी, संचय तथा आधिक्य। जैसे अपन पूंजी में लाभ को प्लस करते हैं, हानि को माइनस करते हैं, ठीक यहाँ भी क्या करेंगे? संचय एवं आधिक्य को पूंजी के साथ नोट्स टू अकाउंट में प्लस माइनस करके दिखा देंगे और जो शेष राशि आएगी प्लस माइनस करने के बाद उसको यहाँ पे अंश पूंजी लिखकर राशि कॉलम में लिखेंगे। मेरी बात को यहाँ पर ध्यान देंगे। चिट्ठे में अपन क्या करते थे? पूंजी में प्लस लाभ या माइनस हानि करते थे। तो यहाँ पे प्लस लाभ हानि को कहाँ करना है? नोट्स टू अकाउंट जो अलग से बनाएंगे हम लोग। इसी प्रकार से कॉलम रहेगा विवरण राशि, एक रफ वर्किंग रहेगा, इसी के नीचे दिखाएंगे अपन उसको। तो वहाँ अंश पूंजी में जो भी संचय एवं आधिक्य होगा, लाभ होगा तो प्लस कर देंगे, हानि होगा तो माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद या प्लस करने के बाद जो राशि निकलेगी उस राशि का लेखा यहाँ पर किया जाएगा। आगे बात समझ यहाँ तक? अब देखिए अंश पूंजी संचय आधिक्य हो गया। संचय आधिक्य के बाद आवंटन हेतु विचाराधीन अंश आवंटन की राशि। आवंटन हेतु विचाराधीन अंश आवंटन राशि यानी कोई ऐसी राशि आई है लेकिन उसके अंशों का आवंटन अभी तक नहीं किया गया है, उसका लेखा भी यहाँ पर किया जाएगा। तो ये मद है, इस मद को अपने दिमाग में रखना है तब चिट्ठा हमारा तैयार होगा। समझ गए?
फिर ये जो है समता एवं दायित्व के अंदर क्या क्या आ गया अपना, अंश पूंजी, संचय एवं अधिक। ठीक है यहाँ तक। फिर अगला रहेगा हमारा गैर चालू दायित्व। गैर चालू दायित्व मतलब ऐसे दायित्व जिनका भुगतान 12 माह के बाद करना है, जिनका भुगतान 12 माह के बाद करना है, यानी लंबे समय के लिए हमको ऋण लिए हैं और लंबे समय के बाद उसके ऋण का भुगतान किया जाएगा, ऐसे दायित्व क्या बोलते हैं, गैर चालू दायित्व। क्या बोलते हैं उसको अपन, गैर चालू दायित्व। ठीक। तो गैर चालू दायित्व में क्या क्या आएगा आपका, दीर्घकालीन उधारी, यानी लंबे समय तक अगर हम किसी से उधार लिए हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, 12 माह के बाद उसका भुगतान करना है। तो ऐसे ऋण का उल्लेख यहाँ पर किया जाता है दीर्घकालीन उधारी के अंतर्गत। दूसरा होता है अस्थगित कर। कोई भी कर है जो स्थगित है, अभी तक उसका भुगतान नहीं किया गया है, उस कर का भुगतान भी इसी में शामिल किया जाता है। किसमें, दीर्घकालीन उधारी में। अन्य दीर्घकालीन दायित्व, जो लंबे समय तक के लिए और किसी से ऋण लिया गया है, उसका लेखा भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ध्यान रखोगे, ज्यादा कुछ नहीं है। दायित्व, समता एवं दायित्व जिसमें अंश पूंजी आएगा, संचय एवं आधिक्य। दूसरा गैर चालू दायित्व। गैर चालू दायित्व में दीर्घकालीन उधारी या दीर्घकालीन ऋण, अस्थगित कर, अन्य दीर्घकालीन ऋण, ये हमारे दायित्व पक्ष की मदें हैं। फिर इसके बाद इसी में चलते हैं अपन, गैर चालू दायित्व समझ में आ गया। गैर चालू दायित्व के बाद फिर चलते हैं चालू दायित्व। चालू दायित्व का मतलब क्या होता है, ऐसे ऋण या ऐसे उधारी जो हमने लिया है और जिसका भुगतान 12 माह के भीतर करना होता है, उसको बोलते हैं चालू दायित्व। क्या बोलते हैं उसको, चालू दायित्व। किसको बोलेंगे, ऐसे उधारी या ऐसे ऋण जिसका भुगतान 12 माह के भीतर, 1 साल के भीतर जिस ऋण का भुगतान करना होता है, उसको बोलते हैं अपन चालू दायित्व। तो अगला पॉइंट इसमें आ जाएगा हमारा चालू दायित्व। गैर चालू दायित्व के बाद लिखोगे इसी के आगे चालू दायित्व। चालू दायित्व के अंतर्गत लिखेंगे अल्पकालीन उधारी। क्या आएगा, अल्पकालीन उधारी। इसके अंतर्गत अल्पकालीन मतलब कुछ समय के लिए उधारी। गैर चालू दायित्व हो गया। गैर चालू दायित्व में मदे आगे दीर्घकालीन ऋण, अस्थगित कर, अन्य दीर्घकालीन दायित्व हो गया। इसके नीचे तुरंत लिखेंगे चालू दायित्व। चालू दायित्व में आएगा हमारा अल्पकालीन ऋण, व्यापारिक देय। फिर क्या आएगा उसके बाद, व्यापारिक देय मतलब व्यापार में उधार लिया गया, उसका भुगतान हमको करना है। अन्य चालू दायित्व, अन्य चालू दायित्व और उसके बाद अल्पकालीन प्रावधान। क्या आएगा उसके बाद, अल्पकालीन प्रावधान। ठीक है, फिर से सुन लो। दायित्व में समता एवं दायित्व में अंश पूंजी, संचय तथा आधिक्य। फिर इसी में गैर चालू दायित्व। गैर चालू दायित्व लंबे समय तक का ऋण, इसके अंतर्गत दीर्घकालीन उधारी, अस्थगित कर, अन्य दीर्घकालीन दायित्व। फिर इसके बाद इसी के नीचे लिखेंगे अपन चालू दायित्व। चालू दायित्व के अंतर्गत जो भी रहेगा अल्पकालीन उधारी, व्यापारिक देय, अल्पकालीन उधारी, व्यापारिक देय, अन्य चालू दायित्व, अल्पकालीन प्रावधान। ये हमारे दायित्व पक्ष की मदें हैं। इतना लिखने के बाद राशि कॉलम में यहाँ योग लिख देना। जैसे पूरा एंट्री हो जाएगा, पूरा एंट्री करने के बाद यहाँ हम लिख देंगे योग। मान लीजिए हमारे यहाँ पे खत्म हो गया, तो यहाँ पे लाइन खींच के योग लिखेंगे और योग लिखने के बाद इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद यहाँ जितनी भी राशियाँ लिखी रहेगी राशि कॉलम में, उसका हम यहाँ पर योग लगा देंगे। योग लिखने के बाद इसका योग यहाँ पर कर देंगे राशि कॉलम में, तो दायित्व का हमारा एंट्री हो जाएगा। ठीक है, आगे बात में। फिर इसके बाद चलेंगे अपन यहाँ पर संपत्ति पक्ष के लिए।
जब संपत्ति पक्ष के लिए चलेंगे तो साइड में पहले लिख देंगे अपन यहाँ पर संपत्तियां। संपत्तियां लिखने के बाद फिर हम जो जो संपत्ति आती है उस संपत्ति का लेखा यहाँ पर करेंगे। जैसे गैर चालू संपत्ति, अब गैर चालू संपत्ति बोलने से ही हमको समझ में आ गया यहाँ पर जो संपत्ति का उपयोग जिसकी अवधि 12 माह से अधिक हो उसको क्या बोलते हैं अपन, गैर चालू संपत्ति। जैसे गैर चालू संपत्ति लिखने के बाद इसमें आ जाएगा आपका स्थायी संपत्तियां। गैर चालू संपत्ति के अंतर्गत कौन सी संपत्ति आ जाएगी यहाँ पर, स्थायी संपत्तियां। भवन, मशीन, फर्नीचर, ये सब हमारे गैर चालू संपत्ति के अंतर्गत आते हैं जिसके लंबे समय तक का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो गैर चालू संपत्ति, स्थायी संपत्तियां। स्थायी संपत्ति के अंतर्गत दृश्य संपत्ति, अदृश्य संपत्ति। स्थायी संपत्ति के अंतर्गत दृश्य संपत्ति और अदृश्य संपत्ति। फिर इसके बाद आता है हमारा गैर चालू विनियोग। गैर चालू संपत्ति में स्थायी संपत्तियां। स्थायी संपत्ति के अंतर्गत पहला नंबर दृश्य संपत्तियां और दूसरा अदृश्य संपत्तियां। संपत्ति पक्ष में ध्यान देना है। गैर चालू संपत्ति में क्या आएगा, पहला स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति यानी भवन, मशीन, फर्नीचर, ये सब स्थायी होती है, एक बार ले लेते हैं तो लंबे समय तक इसका प्रयोग किया जाता है। स्थायी संपत्ति में क्या क्या है, तो दृश्य संपत्ति और अदृश्य संपत्ति। एक होता है दृश्य संपत्ति जो दिखता है और दूसरा होता है अदृश्य संपत्ति जो दिखाई नहीं देता है, फिर भी वो हमारे लिए संपत्ति होती है। जैसे ख्याति, जैसे क्या होता है, ख्याति, प्रसिद्धि, ये भी हमारे व्यापार की क्या होती है, संपत्ति होती है। ठीक है, फिर इसके बाद इसी में आएगा आपका गैर चालू विनियोग। अगला लंबे समय तक के लिए हमने अगर पैसे का विनियोग किया है तो कहलाता है गैर चालू विनियोग। उस गैर चालू विनियोग का लेखा भी इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर इसके बाद आता है अस्थगित कर संपत्तियां। अस्थगित कर संपत्तियां लिख लेंगे नीचे में, अस्थगित कर संपत्तियां। उसके बाद लिखेंगे दीर्घकालीन ऋण व अग्रिम। अगर हम मान लो किसी को लंबे समय तक का ऋण दिए हैं, यानी देनदार लिखते थे ना हम लोग, तो जब किसी को हम ऋण दिए तो वो व्यक्ति हमको क्या करेगा, उस ऋण को वापस करेगा, तो वो हमारे लिए क्या बन गया, देनदार। देनदार क्या होता है, संपत्ति, तो उसी को बोलते हैं अपन यहाँ पर दीर्घकालीन ऋण व अग्रिम। अगर हम किसी को एडवांस दिए हैं या ऋण दिए हैं तो वो भी हमारे लिए संपत्ति है, उसका लेखा किया जाएगा। फिर इसके बाद लिखोगे चालू संपत्तियां। क्या लिखोगे उसके बाद, चालू संपत्तियां। चालू संपत्तियां हेडिंग दे देंगे अपन, चालू संपत्ति के अंतर्गत लिखेंगे पहला नंबर, क्या क्या आएगा उसके अंतर्गत, तो चालू विनियोग। विनियोग समझ गए, जो पैसा कुछ समय के लिए विनियोग किया गया है और 1 साल के अंदर उसका हमको भुगतान मिल जाएगा, इन्वेस्ट किए हैं, तो कहलाता है चालू विनियोग। चालू विनियोग के बाद स्टॉक। चालू विनियोग, फिर स्टॉक, स्टॉक के बाद व्यापारिक प्राप्य, अल्पकालीन ऋण व अग्रिम। अगर हमने किसी को अल्पकालीन के लिए, अल्प समय के लिए ऋण दिया है तो वह हमारे लिए देनदार है, तो अल्पकालीन ऋण व अग्रिम एवं अन्य चालू संपत्तियां। इतना लिखने के बाद फिर नीचे योग लिखकर हम उसका योग लगा देंगे और हमारा चिट्ठा तैयार हो जाएगा। जितना योग दायित्व का आएगा
उतना ही योग संपत्ति पक्ष का आएगा। हम समझ जाएंगे हमारा चिट्ठा सही है, यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी गड़बड़ी नहीं हुआ है, क्योंकि चिट्ठे का योग हमेशा कैसा होता है, बराबर। आई बात समझ में? तो पहले प्रारूप लिख लेना है, तैयार करना है, फिर इसके हिसाब से आगे आपको बताते हैं चिट्ठा किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। ठीक है।